नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और मनुस्मृति। इनके बीच का जो रिश्ता है, जो टकराव रहा है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, और हमारे पास कुछ ऐसे अंश हैं जो इस ऐतिहासिक कह सकते हैं वैचारिक संघर्ष और सामाजिक न्याय की लड़ाई पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि अम्बेडकर ने मनुस्मृति का इतना मुखर विरोध क्यों किया, और फिर वो जो 1927 में उसे सार्वजनिक रूप से जलाया गया, उसका क्या महत्व था। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक किताब जलाने की घटना नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश था, एक पूरी व्यवस्था को चुनौती थी। बिल्कुल। चलिए तो इसी को खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये मनुस्मृति, ये है क्या असल में? देखिए, मनुस्मृति प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र या कहें कि एक तरह का कानूनी और सामाजिक ग्रंथ माना जाता है। हाँ, सुना है ऋषि मनु ने लिखा था, ऐसा कहते हैं। जी, ऐसी मान्यता है। इसमें समाज कैसे चलेगा, वर्ण व्यवस्था क्या होगी, लोगों के कर्तव्य यानी धर्म क्या होंगे, न्याय कैसे होगा, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, इन सब पर नियम कायदे दिए गए हैं। और संस्कृत में है ये? हाँ, संस्कृत में है और सदियों तक भारतीय समाज पर इसका बहुत गहरा असर रहा है। लेकिन ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक तरह से सामाजिक और नैतिक व्यवस्था की बुनियाद माना जाता था, और यहीं पर अंबेडकर जैसे जो सुधारक थे, उनके लिए ये एक सीधी चुनौती बन गई। अच्छा, तो अंबेडकर इसके इतने खिलाफ क्यों थे? मुख्य कारण क्या थे उनके विरोध के? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी इसमें बताई गई जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़ी छुआछूत की अवधारणा। मतलब वो जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, वही। मनुस्मृति समाज को इन 4 वर्णों में बांटती है और इसमें शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि ये व्यवस्था पूरी तरह जन्म पर आधारित थी, किसी की योग्यता या कर्म पर नहीं। मतलब जो जिस वर्ण में पैदा हो गया, बस वही उसकी पहचान और सामाजिक स्थिति तय हो गई। बिल्कुल। और शूद्रों के लिए तो बहुत ही कठोर नियम थे। उन्हें शिक्षा से, संपत्ति रखने से, यहाँ तक कि सामाजिक सम्मान से भी काफी हद तक वंचित रखा गया था। तो अंबेडकर ने इसे अन्याय माना? अन्याय से भी बढ़कर उन्होंने इसे अमानवीय कहा, खास तौर पर इसलिए कि यही व्यवस्था छुआछूत को, जिसे वो अस्पृश्यता कहते थे, उसको मजबूती देती थी। उनके लिए ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं थी, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक अपराध था, समानता के मूल सिद्धांत के एकदम विरुद्ध। और महिलाओं की स्थिति, क्या मनुस्मृति में उसके बारे में भी कुछ है जिस पर अंबेडकर को आपत्ति थी? हाँ, बिल्कुल। ये दूसरी बड़ी वजह थी उनके विरोध की। मनुस्मृति में साफ तौर पर कहा गया है कि स्त्री को हमेशा पुरुष के अधीन रहना चाहिए। मतलब कैसे? जैसे बचपन में पिता के, विवाह के बाद पति के, और अगर पति ना रहें तो बुढ़ापे में बेटे के अधीन। उन्हें काफी हद तक संपत्ति के अधिकार से, खासकर वैदिक शिक्षा पाने से और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से भी वंचित रखा गया। तो ये तो महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा के खिलाफ हुआ। निश्चित रूप से अंबेडकर के लिए ये महिलाओं की आजादी और उनके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था, और ये उनके उस बड़े संघर्ष का हिस्सा बना जिसमें वो महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर अधिकारों की वकालत कर रहे थे। और तीसरा पॉइंट शायद न्याय व्यवस्था से जुड़ा है, क्या उसमें भी भेदभाव था? जी हाँ, ये तीसरा अहम बिंदु है। मनुस्मृति में एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए सजा भी अलग अलग थी। अच्छा। जैसे आमतौर पर ब्राह्मणों को उसी अपराध के लिए कम सजा मिलती थी, जबकि शूद्रों को कहीं ज्यादा कठोर दंड दिया जाता था। ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफी है। कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। बिल्कुल। और यही अंबेडकर का मानना था। ये कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन था, और अंबेडकर मानते थे कि यह सिद्धांत किसी भी आधुनिक सभ्य समाज के लिए जरूरी है। और फिर चौथा पॉइंट वो आधुनिक मूल्यों से जुड़ा है ना, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। हाँ, अंबेडकर इन आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्हें लगता था कि मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है वो इन मूल्यों के ठीक विपरीत है। वो समाज को बांटती है, ऊंच नीच पैदा करती है, कुछ लोगों को विशेषाधिकार देती है और बहुत बड़ी आबादी को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित करती है। ये लोकतांत्रिक सोच के साथ मेल नहीं खाता था। तो ये सब कारण थे। अब बात आती है उस घटना की, मनुस्मृति दहन की। 25 दिसंबर 1927, महाड़, महाराष्ट्र में। ये क्या था, क्यों किया अंबेडकर ने ऐसा? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक घटना थी। ये असल में महाड़ सत्याग्रह का हिस्सा था। वो सत्याग्रह दलितों को उस समय, जिन्हें अछूत कहा जाता था, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए था।
तो उस सत्याग्रह के दौरान उन्होंने मनुस्मृति जलाई। हाँ, ये सिर्फ एक किताब को आग लगाना भर नहीं था। ये उस पूरी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतीकात्मक विरोध था जो सदियों से चली आ रही जातिवाद और असमानता को सही ठहराती थी और मजबूती देती थी। मतलब ये एक संदेश था। बिल्कुल, ये एक तरह से पुराने अन्यायपूर्ण ढांचे को नकारने और एक नए समाज की मांग का ऐलान था। एक ऐसे समाज की मांग जिसका आधार कानून हो और वो कानून समानता और न्याय पर आधारित हो। ये सीधे सीधे उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती थी जो मनुस्मृति को पवित्र और अनिवार्य मानती थी। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अंबेडकर के लिए मनुस्मृति क्या थी? उनके विश्लेषण में मनुस्मृति सामाजिक असमानता, क्रूर जाति व्यवस्था और लैंगिक भेदभाव का एक प्रमुख स्रोत थी। उन्होंने इसे मानवता विरोधी और अलोकतांत्रिक पाया। और उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था मनुस्मृति के सिद्धांतों पर आधारित समाज की जगह एक ऐसा समाज बनाना जो भारतीय संविधान के मूल्यों, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हो। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो आधुनिक बराबरी वाले भारत का सपना था और मनुस्मृति में जो ऊंच नीच पर आधारित समाज का ढांचा था, उनके बीच एक बुनियादी और गहरा टकराव था। हाँ, और 1927 की वो मनुस्मृति दहन की घटना इसी वैचारिक टकराव का, इसी संघर्ष का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन गई। ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने इतिहास के ग्रंथों को देखें, खासकर उन ग्रंथों को जिन्हें कुछ वर्ग पवित्र मानते हैं लेकिन जिनके कुछ हिस्से आज के मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के सार्वभौमिक मूल्यों से सीधे टकराते हैं। अतीत के परंपराओं और वर्तमान के आदर्शों के बीच ये जो एक निरंतर संवाद, एक कश्मकश चलती रहती है, आज के समाज के लिए इसके क्या मायने हैं, ये सवाल विचार करने लायक है।